आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और अब बात करेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले अमेरिकी दौरे की। स्टेट विजिट पर जाना है नरेंद्र मोदी को। पीएम मोदी 21 जून को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे, जहां वो अमेरिकी कांग्रेस की बैठक को दूसरी बार संबोधित करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले एक सर्वे से एक बार फिर ये बात निकल करके सामने आई कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता वहीं कायम है जहां थी। अमेरिकी संस्थान मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री मोदी इस सर्वे में दुनिया के बड़े देशों के नेताओं से काफी आगे दिखाई दिए। ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ना ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, ना जर्मन की चांसलर की रेटिंग 50% से ज्यादा है और नरेंद्र मोदी की रेटिंग है 76%। तो इससे आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर, देश के बाहर दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि जो है उसकी चमक वहीं की वहीं बरकरार दिखाई दे रही है। और इसकी बात आज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी भी अमेरिका में हैं और राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र को लेकर, देश की नई पार्लियामेंट को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम किस्म की बयानबाजियां भी की हैं। उसके बाद इस किस्म की ये रेटिंग सामने आना। लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी का एक बयान। उनसे सवाल पूछा गया व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में कि भारत में लोकतंत्र पर जो हमले हो रहे हैं, इस पर क्या नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त बात होगी। जवाब सुनिए व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि का। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves, and certainly I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away, and you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. But this visit is really about advancing what is now and what we hope will be a deeper, stronger partnership and friendship going forward. तो आपने सुना व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि ने कैसे कहा भारत में एक जीवंत लोकतंत्र है और जो भी नई दिल्ली जाता है वो उसको महसूस कर सकता है। अब आप सुनिए राहुल गांधी की बात। अमेरिका की धरती पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में फ्री इलेक्शन की तो गुंजाइश है, लेकिन फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। There used to be the phrase free and fair elections, and now I realize that there's a possibility of having a free election which is not a fair election, and I think that's where we're heading in. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक आजाद चुनाव तो हो सकता है, लेकिन बराबरी का चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव भारत में नहीं हो सकता, ये वो कह रहे हैं। तो आज का सवाल है कि अमेरिकी व्हाइट हाउस से जो बात निकली, राहुल गांधी जो नैरेटिव बना रहे हैं, क्या वो उस पर भारी पड़ा? क्या लोकतंत्र पर अब राहुल गांधी जो बातें कहते हैं वो कहना बंद करेंगे? 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी अभी भी देश में लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 पर हैं। क्या इसमें कोई दो राय है? और चौथा सवाल कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से ग्लोबल इमेज जो उनकी बनी है, क्या उसका प्रभाव देश के वोटर पर पड़ता है चुनाव में? क्या यह भी एक मुद्दा हो सकता है? तो पहले हम व्हाइट हाउस की बात करते हैं, जो बयान वहां से आया और राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर। देखिए, व्हाइट हाउस से सवाल जो था, उनके प्रतिनिधि से एक पत्रकार ने बड़ा स्पष्ट पूछा था कि आपने नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया है। मेरा सवाल यह है कि उनको स्टेट डिनर क्यों दिया जा रहा है? यही सवाल था सीधा सीधा। तो प्रवक्ता जो है वहां के, वो उसके बाद पहले बताते हैं कि भारत हमारा एक मजबूत साझेदार है और आपने देखा कि अब वो पैसिफिक क्वाड का भी हिस्सा है। और बड़ी बात वो कहते हैं, बायलैटरली भी नहीं, मल्टीलैटरल फोरम्स पर भी भारत की बड़ी अहम भूमिका है। इसीलिए हर लिहाज से भारत हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये रिश्ता हमें और गहरा करना है। फिर वो फॉलोअप क्वेश्चन पूछती हैं कि दोबारा, लेकिन भारत में लोकतंत्र को लेकर सवाल उठते हैं, वहां के संस्थानों को लेकर सवाल उठते हैं, इस पर आपको क्या कहना है? तब वो कहते हैं कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और जिसको इसका अनुभव करना है वो नई दिल्ली जाकर के कर सकता है। और कोई अगर ऐसे प्रश्न होंगे तो हम अपने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ फ्रैंक डिस्कशन करते हैं और अगर कोई बात हमें कहनी होगी तो वो उठ सकती है और दोस्त आपस में ऐसी बात कर सकते हैं। यही उनकी भाषा है। इसमें कहीं दबाव नहीं है, इसमें कहीं कोई आक्षेप नहीं है। जबकि सवाल कहना होगा, बड़ा लीडिंग सवाल पूछा गया था उनसे दोनों बार,
क्या बताता है आपको ये भारत अमेरिका के रिश्तों के बारे में? ये देखिए, भारत अमेरिका के रिश्तों के बारे में ही नहीं, भारत का जो कद, जो स्ट्रेचर बढ़ा है दुनिया में, दुनिया के दूसरे देशों की नज़र में, उसकी कहानी कहता है। तमाम देश दुनिया के, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, एक तो इन सबको लगता है कि अगर चीन के विस्तारवादी रवैये को, साम्राज्यवादी रवैये को पर अंकुश लगाना है, रोकना है, तो उसमें भारत का साथ बहुत ज़रूरी है। भारत को और मोदी को हिलाने की, हटाने की कोशिश करके ये लोग देख चुके। अब मान लिया है कि मोदी को हटा नहीं सकते, साथ लेकर चलना चाहिए। फिर जिस तरह से कोरोना में पूरे यूरोप और अमेरिका को लगता था कि भारत बर्बाद हो जाएगा, इस इतनी बड़ी त्रासदी से तो निपट ही नहीं सकते, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से अगर कोरोना से कोई निपटा है, न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। 2 साल के कोरोना, 2 लॉकडाउन और यूक्रेन के युद्ध के बाद भी। जी। यूक्रेन के युद्ध पर जिस तरह का मोदी का स्टैंड था, ये अमेरिका, यूरोप उम्मीद कर रहे थे कि हमारे साथ आएंगे, हम डेमोक्रेटिक देश हैं तो डेमोक्रेसी का साथ देगा भारत, लेकिन भारत ने कहा हम अपना हित पहले देखते हैं। आपका हित होता है तो आप मिलिट्री डिक्टेटर के साथ चले जाते हैं, आपको तब डेमोक्रेसी याद नहीं आती। तो आप चाहते हैं हम अपना नुकसान करके केवल इसलिए आपका साथ दें कि आप ऐसा चाहते हैं। तो भारत अपने राष्ट्रीय हित को तरजीह देगा, उसको प्राथमिकता देगा। ये बात कहने को तो ठीक है, हर देश कहता है, हमने करके दिखाया और मनवा के दिखाया। ठीक। बाकी देशों ने कहा कि हाँ, भारत का स्टैंड अच्छा है, ठीक है। अब मैं राहुल गांधी की बात पर आना चाहता हूं। हालांकि कर्नाटक के चुनाव के बाद उन्होंने ये कहना बंद कर दिया है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी इज डेड, इंस्टीट्यूशंस पर सब पर कब्जा है। ये बात वो कभी कभी कह देते हैं, लेकिन अब वैसी बात नहीं कहते जो कर्नाटक के चुनाव से पहले कहते थे। इस बार नई बात उन्होंने कही है कि भारत के अंदर फ्री इलेक्शन तो हो सकता है, फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव भारत के अंदर नहीं हो सकता। और ये बड़ी कोशिश की गई थी व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से कि कुछ उगलवाया जाए। उन्होंने कहा नहीं, इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। नहीं, इंडिया वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ना होती तो हम यहाँ बैठ के बात ना कर रहे होते, और राहुल गांधी भी अमेरिका में जाकर के भारत के बारे में बात ना कर रहे होते। ये तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का लक्षण ही है कि देश का एक विपक्ष का नेता जाके अपनी बात कह रहा है और उसके बाद आराम से देश में आ भी जाएगा। ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। वो विपक्ष का नेता तो ये कह रहा है ना कि लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष का नेता तो वही कहेगा जो सोचता है। वो वहाँ जाके थोड़ी कहेगा भारत जो है मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखिए भारत में है और भारत में रहेगी। हमारी फाउंडेशन, हमारे फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं। इसीलिए 1947 के बाद बहुत सारे देश आज़ाद हुए, लेकिन वहाँ वो नहीं संभाल के रख पाए डेमोक्रेसी को। और यह संभाला भी तो श्रीलंका, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी है वाइब्रेंट। और ये बात पहली बार अमेरिका नहीं कह रहा है, ये बात निरंतर हर मौके पर तमाम दुनिया के देश इस बात को आज भी मान रहे हैं, पहले भी मानते रहे हैं। और इसीलिए भारत का सम्मान दुनिया के देशों में लगातार बढ़ रहा है। और आज जो जिस मल्टीलेटरल फ्रंट पे भारत की भागीदारी है, चाहे वो G20 हो, क्वाड्स हो, ब्रिक्स हो, ये सारे जो बड़े बड़े फोरम्स हैं, उनमें अभी G20 की मीटिंग भारत में ही होने वाली है। और G7 में अभी प्रधानमंत्री जी गए। तो इसीलिए भारत की भूमिका बढ़ा। और ये भारत की भूमिका मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट के ज़माने से बढ़नी शुरू हुई और आज अपने एक शिखर पर है। तो ये मान के चलिए कि भारत अगर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ना होता तो उसकी मान्यता ना होती। नहीं, मैं फिर राहुल गांधी की बात करता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने ही ये स्टेटमेंट दिया था इंग्लैंड, यूके में कि भारत जैसे बड़े देश से लोकतंत्र गायब हो गया और लोकतंत्र के रखवाले यूरोप और अमेरिका खामोश है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वही अमेरिका आज कह रहा है ना, नहीं भाई भारत का लोकतंत्र देखना है तो नई दिल्ली जाकर देख लो। भाई नई दिल्ली में जिस तरह पहलवान बैठे हुए हैं और धरना चल रहा है, तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का ही तो प्रतीक है। किसान 1 साल तक बैठे हुए हैं इस देश में, ये बैठे रहे। तो मतलब राहुल गांधी का नैरेटिव फॉल्स है। भाई राहुल गांधी का नैरेटिव राहुल गांधी जाने, ये वो राहुल गांधी क्या नैरेटिव दे रहे हैं, राहुल गांधी जाने। उनका क्या इंटरेस्ट है, वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं, उस पर ये तो कांग्रेस प्रवक्ता बताए इसके बारे में। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि भारत में डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, और अगर दुनिया इसको कह रही तो सही कह रही। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जिसके लिए देश में उनको क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। और ये बात मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ। वो विपक्ष के नेता हैं।
आज भी भले वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं, उनको खूब एकदम, जिसको कहते हैं ना कि कोई सीमा नहीं रखनी चाहिए, नरेंद्र मोदी पर हमला करें, भारतीय जनता पार्टी पर हमला करें, संघ पर हमला करें और जिस पे हमला करना हो करें। लेकिन जब इस देश के मैंडेट का अपमान हर दूसरे चौथे राहुल गांधी करते हैं, देश में करते हैं, बाहर जाकर करते हैं, चुनाव हारने के बाद करते हैं, चुनाव जीतने के बाद करते हैं, और सोचिए किस शातिर तरीके से वो बात कर रहे हैं। आपने कहा उन्होंने लोकतंत्र कह दिया, आप बोलते नहीं कर्नाटक के बाद, कितने शातिर तरीके से वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं फ्री इलेक्शन तो हो सकता है, फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। इस देश की बुनियाद में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रहे। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते थे तो हम बंगाल देखते थे, बूथ लूटना देखते थे, गोलीबारी देखते थे, कोई जाकर पानी डाल देता था बैलेट बॉक्स में, हम देखते थे। पता चलता था कि ये उसका इलाका है, वहां पुलिस भी नहीं जाती, हम देखते थे। नक्सलियों के इलाके में नहीं जाएगा, हम देखते थे। आज की तारीख में देश का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करता हो। उस पर जाकर आप, दुनिया जहां मॉडल मान रही है, जहां दुनिया के अलग अलग देश कह रहे हैं कि भारतीय चुनाव आयोग हमको बताए कैसे कराना है, और भारत के लोगों का अपमान आप करते हैं। आपको जब अवसर मिलता है आप हार गए, आपको सरकार सत्ता नहीं मिल पा रही है, आप सांसद तक नहीं रह गए। इसमें देश के लोगों का देश है क्या? नहीं, जैसे अभी आपने इलेक्शन मुझे कमीशन लगता की है ये बात की ना। शर्मनाक है। नहीं, वो कह रहे हैं फेयर इलेक्शन का मतलब संस्थाएं भी न्यूट्रल हो। उनको वो खुलकर कहते हैं इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है, मीडिया न्यूट्रल नहीं है, जुडिशरी भी कह देते हैं, लेकिन जब सूट करता है। लेकिन सौरभ जी, मैं इसको याद दिलाता हूं, दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और रंजन गोगोई और दूसरे सारे 4 जज बैठे थे। क्या मसला था? मसला था वहां की लिस्टिंग, वहां की नोटिंग, वहां कैसे मुकदमे लगेंगे, बेंच कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी, ये सारा मसला था। कब कौन से लोग हियरिंग करेंगे, उसको क्या कहा गया? कहा गया देश में आपातकाल से खतरनाक स्थिति है। और उसके बाद दीपक मिश्रा भी हो गए वही, रंजन गोगोई भी हो गए वही। कुल मिलाकर यह है कि आप किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से जोड़कर एक व्यवस्था ऐसी कहना चाहते हैं कि देखो तानाशाही है, लोकतंत्र खत्म हो गया। ये देश के लोगों का अपमान है जो लाइन में लग के गर्मी में, सर्दी में, बारिश में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और ज्यादा करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी का जो नैरेटिव है उसका जमीनी सच्चाई से कोई नाता नहीं है। समस्या ये है कि वो जो कहना चाहते हैं, अब वो अपनी हार का जिम्मेदार अपने को या अपनी पार्टी को नहीं ठहराना चाहते। उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में नहीं आ रही है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, उसके लिए जो है जुडिशरी जिम्मेदार है, उसके लिए जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब जिम्मेदार हैं, सिवाय कांग्रेस पार्टी के। आप बताइए 14 की हार हुई, 19 की हार हुई, कांग्रेस पार्टी में क्या मंथन हुआ, उसका क्या नतीजा निकला? कोई कदम उठाए गए कि हम यहाँ गलत हो गए थे, ये गलती हमसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक एंथनी कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई, उस पर कोई कभी चर्चा नहीं हुई खुलकर कि ये हमारी गलतियां थी, ये सुधार करना चाहिए। तो जब आप अपनी गलती को मानना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते, तब आप बहाने ढूंढते हैं कि किस पर ठीकरा फोड़ें, किसको बताएं कि ये जिम्मेदार है। तो जाहिर है कि अगर आप संवैधानिक संस्थानों की बात करेंगे तो दुनिया भर में बात सुनी जाएगी। कहा जाएगा कि भाई इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में जो है संवैधानिक संस्थाओं का की कोई महत्व ही नहीं रह गया है। तो लेकिन दुनिया भी देखती है, सबको पता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो जीत कर आ रहा है वो कैसे जीत कर आ रहा है। बिना फेयर इलेक्शन हुए कर्नाटक जीत गई कांग्रेस पार्टी जी, हिमाचल जीत गई कांग्रेस पार्टी। तो ये कहना कि हम जीत जाएं तो ये फ्री इलेक्शन था लेकिन फिर भी फेयर नहीं था, मतलब बेईमानी से जीते क्या? और भी इतना नजदीकी मुकाबला और इतनी बड़ी जीत। तो ये हार को पचा न पाना और जीत को स्वीकार न कर पाना, उसका नतीजा है राहुल गांधी का जो नैरेटिव है। उस नैरेटिव में वो बीजेपी के खिलाफ जाएं, सरकार के खिलाफ जाएं, मोदी के खिलाफ जाएं, वो तो उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वो देश के खिलाफ जाते हुए दिखे, ये देश की प्रतिष्ठा गिराने वाला मामला। अब ये एक नजरिया है कि क्या वो देश के खिलाफ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई ये मेरा अधिकार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि देश के खिलाफ जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं देश के खिलाफ जाते हुए दिखें। परसेप्शन जो बनता है, आप अगर कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये देश के खिलाफ ही तो है। तो जो मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी को वो गलत है, आप ये कह रहे हैं।
वो रिगिंग से मिला है। 14 में तो आप ही की सरकार थी, सारी संवैधानिक संस्थाएं आपके पास थी, कैसे जीत गए मोदी? अब ये जो कुछ एक मॉर्निंग कंसल्ट एक संस्था है, वो अप्रूवल रेटिंग्स निकालती है दुनिया भर के बड़े देशों में जो नेता हैं उनकी लोकप्रियता को लेकर के, और नरेंद्र मोदी अब से नहीं, इसमें काफी अरसे से हम देखते हैं कि वो चार्ट्स पर नंबर 1 पर हमें दिखाई देते हैं। और देश में भी अभी हाल फिलहाल में जो सर्वे हैं उसमें भी अलग अलग एजेंसियों ने की, उसमें भी ये दिखाई दिया कि देश में प्रधानमंत्री के पद की पसंद के मामले में नरेंद्र मोदी अभी काफी आगे हैं, काफी परसेंटेज पॉइंट से आगे हैं, 40-47% तक उनकी अप्रूवल रेटिंग है। ये 9 साल के बाद है। आपको लगता है ये कोई इशारा है 2024 के लिए, या बड़ा जल्दी है? नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी आज भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इसमें अगर किसी को शक हो तो मुझे तो कोई शक नहीं है। आज भी जो भी चुनाव होगा, अभी आने वाले विधानसभा चुनाव जो होंगे 3 राज्यों के 4 राज्यों के, उसमें भी उसका केंद्र बिंदु नरेंद्र मोदी ही होंगे। भले वहाँ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने मुद्दों पर लड़ें, लेकिन उस चुनाव के केंद्र में नरेंद्र मोदी ही होंगे, नतीजे कुछ भी हों। और लोकसभा चुनाव में तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ही उसके केंद्र बिंदु होंगे। उसका कारण है कि नरेंद्र मोदी को की जो छवि है वो पिछले 10 साल में नहीं, वो लगातार 2013 के बाद से उनकी एक छवि बनी है, उनकी एक साख बनी है, उनकी एक काम करने वाली प्रधानमंत्री की छवि है। तो ये छवि उन्होंने जो ली है वो आज भी बरकरार है, और सर्वे भी यही बता रहे हैं, भारत में सर्वे यही बता रहे हैं। आपका जो अमेरिकन कौन सी मॉर्निंग कंसल्ट वो भी यही बता रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई किसी को डाउट होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ये बताया जा रहा है कि उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, यात्रा के बाद और कर्नाटक चुनाव के बाद स्वीकार्यता बढ़ रही है। 27% के आसपास उनकी भी स्वीकार्यता हुई है, एक CSDS का जो सर्वे आया था। तो अब वो स्वीकार्यता जो बढ़ रही है राहुल गांधी की, वो क्या बीजेपी के कीमत पर बढ़ रही है या क्षेत्रीय दलों की कीमत पर बढ़ रही है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जाहिर है नरेंद्र मोदी अगर अपनी जगह बरकरार है, बीजेपी का वोटर अपनी जगह बरकरार है, तो राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता अगर बढ़ रही है तो फिर गैर भाजपा जो वोटर है उसके बीच में बढ़ रही है, तभी तो नंबर प्लस हो रहा है ना उनका। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गैर बीजेपी के जो दूसरे दल हैं उनके लिए भी एक चिंता का विषय हो सकता है, सोचने का विषय हो सकता है। क्योंकि अभी बीजेपी के वोटर के बीच में राहुल गांधी की स्वीकार्यता नहीं बढ़ रही है। वो तो तब माना जाएगा जब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 47 से घट के। और बीजेपी हमेशा ये कहती थी कि भाई राहुल गांधी प्रचार करते हैं या राहुल गांधी जब जब लीड लेते हैं तो हमें फायदा होता है, और हम तो ये चाहते हैं कि लोग ये दिमाग में रख के वोट करें कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी चुनाव हो रहा है। नहीं, देखिए ये बीजेपी ने अपना एक नैरेटिव बनाया हुआ था और जिसमें काफ़ी चला भी कई चुनाव नतीजों में, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। 2018 में 3 राज्यों में जब कांग्रेस जीती है तो वहाँ भी राहुल गांधी खूब प्रचार करने गए थे। 2017 में जब बीजेपी 99 सीट पर आ गई गुजरात में, तो राहुल गांधी ने धुआंधार प्रचार किया था और कांग्रेस 80 सीटों पे थी। अभी कर्नाटक, हिमाचल वो गए नहीं, गुजरात गए, 2 मीटिंगें की, लेकिन वहाँ बीजेपी 156 सीटों पर आ गई। कर्नाटक में धुआंधार प्रचार किया राहुल गांधी ने, कांग्रेस 135 सीटों में। तो हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है, अलग मुद्दे होते हैं। राहुल गांधी का जब एक नेगेटिविटी थी उनको लेकर के, उस समय वो नतीजे उनके हिसाब से नहीं आ रहे थे। वो परिस्थिति बदली है। ठीक। अब एक सवाल जो नरेंद्र मोदी की ग्लोबल इमेज से जुड़ा हुआ है। अभी पिछले कुछ हफ्तों में आपने लगातार देखा, जो बाइडेन कहते हैं कि इतने लोकप्रिय हैं, मुझे इनका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बॉस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, कोई देश का प्रमुख जो है वो पैर छूता है। ये सब बातों का प्रचार भारत में खूब हुआ। आपने व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर बॉस वाले वीडियोस नरेंद्र मोदी के मीम्स बना करके खूब चले। सवाल है कि सबका असर पड़ता है क्या देश के वोटर के मन पर? देखिए, असर भला क्यों नहीं पड़ेगा। अपने घर के मुखिया परिवार के वो कहीं जाएं, उनको खूब सम्मान मिले, तो घर के लोगों का भी थोड़ा सा, जिसको कहते हैं वो, हम 56 इंच तो नहीं कहेंगे कि वो तो अलग संदर्भ में आ जाता है, लेकिन थोड़ा तो गर्व होता है। मॉर्निंग कंसल्ट जो अभी आपने बताया, और अब जो ये जो बाइडेन वगैरह है, मॉर्निंग कंसल्ट के जो बेसिक्स हैं उसकी भी बात करनी चाहिए। वो कहता है कि सोशल इंडिकेटर पर क्या बात हो रही है, अपने देश के नेता को लेकर देश में लोग क्या सोचते हैं, और जो सबसे बड़ी बात है क्राइसिस मैनेजमेंट, चाहे जिस तरह का क्राइसिस मैनेजमेंट हो, उसको करने की क्षमता उस देश के राष्ट्राध्यक्ष में कितनी है। तब ये जो बाइडेन या ऋषि सुनक ये लोग पीछे जाते हैं, क्योंकि हम देखते भी हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो, भारत ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये सब एक तरह से कहें कि बेहतर किया है। दूसरा, जब हम कहते हैं कि ग्लोबल इमेज का कितना फर्क पड़ता है, जब वहां के लोग ये बात कह रहे हैं तो भारत में लोग सोचते हैं कि अरे ये तो सारे पैमाने जानता है, ये तो कोई ये बात नहीं कर रहा है भाई यहाँ राहुल गांधी मुकाबले में है या दूसरे लोग हैं तब नरेंद्र मोदी बड़े हैं।
तब उसको लगता है कि हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा नेता आज ये प्रतिष्ठा बनाने में कामयाब हुआ है, और अगर वो कामयाब है तो हमें उसके पीछे खड़े होना चाहिए, और वो चुनाव में दिखता है, उसका वोट पर असर पड़ता है। चलिए ठीक, अब किस्सा कुर्सी का में हम अगले मुद्दे पर बढ़ने जा रहे हैं, अगली खबर पर बढ़ने जा रहे हैं। फिल्मों को लेकर हंगामा अब भी जारी। एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, खूब हंगामा हुआ। उसके बाद अब एक फिल्म आने वाली है अजमेर 92। इस पर क्यों हंगामा हो रहा है? राजस्थान में इस फिल्म को बैन करने की मांग क्यों की जा रही है? क्या राजस्थान में चुनाव है इसीलिए अजमेर 92 फिल्म पर यह टेंशन जैसा माहौल बनाया जा रहा है? और यह फिल्म कहती क्या है? ऐसा क्या है इस फिल्म के अंदर जो अभी से कई संगठन, जमीयत इस्लाम भी इस पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है? तो आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो किसी को पसंद नहीं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।